नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे को करिकुलर कोर्स के बारे में। ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, आप सभी को पता होगा, मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन ये को करिकुलर कोर्स है और बेसिकली ये बीए के सेकंड सेमेस्टर में भी शामिल है, किसी किसी विश्वविद्यालय में, किसी किसी में थर्ड सेमेस्टर में भी शामिल है। ठीक है, तो थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए बेसिकली 2026 की जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनके लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस, बीबीए, बीसीए सारे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। हिंदी इंग्लिश मीडियम यानी कि दोनों भाषाओं में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। और आज का जो वीडियो है इसमें हम 100 एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे और इफेक्टिव होंगे आपकी परीक्षा के लिए। पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर है जिनको मैं ऐसे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सॉल्व करवाऊंगा। तो ऐसे ही 3, 4 या 5 प्रैक्टिस सेट आपके समक्ष आने वाले हैं आपके इसी चैनल पर, यानी कि को करिकुलर मास्टर पर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। आपको बता दूं, को करिकुलर मास्टर शुक्ला स्टडी पॉइंट का ही एक भाग है जिसमें आपकी परीक्षाओं की तैयारी, खास करके को करिकुलर परीक्षाओं की तैयारी या माइनर परीक्षाओं की, या बेसिकली जो वोकेशनल सब्जेक्ट होते हैं उनकी तैयारी करवाई जाती है। तो अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम में हैं और को करिकुलर से संबंधित चीजों को जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ऐसे ही तमाम प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। ठीक है, तो मानव मूल्य पर्यावरण अध्ययन, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। 2026-27 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिस सेट 1 ये है, ऐसे ही प्रैक्टिस सेट 2, 3, 4, 5 ऐसे आएगा और सीरियल से आपको प्लेलिस्ट सब कुछ मिल जाएगी। कहीं पर आपको भटकना नहीं पड़ेगा, सब कुछ आपको मिलने वाला है। टॉप 100 एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करूंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चूंकि ये परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आइए देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन पेपर। देखिए, क्वेश्चन पेपर आपका 2022-23 का है और अब की बार यही इस पेपर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। सभी विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट है लेक्चर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस प्रैक्टिस सेट लाने का, क्योंकि इसमें क्या है कि हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको चीजें दिख रही है। ठीक है, बोर्ड पर आपको क्लियर दिख रहा होगा। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें क्या करना चाहिए? एज एन इंडियन सिटीजन वी शुड बी, हमको क्या करना चाहिए? भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, यानी कि ये करना चाहिए। ठीक है, घूस कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए, बिल्कुल हमको इन्वायरमेंट का जो है कंजर्वेशन करना चाहिए, यानी कि नेवर एक्सेप्ट ब्राइब, ओपोज करप्शन। ठीक है, इस तरीके से कंजर्व मतलब कि कंजर्व इन्वायरमेंट, ये तीनों बिल्कुल राइट आंसर है। ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी, इसका करेक्ट आंसर लग जाएगा। जिन बच्चों ने उपरोक्त सभी लगाया होगा उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आप सभी का स्वागत है बेटा, बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक। चलिए, बहुत अच्छा आपका उत्तर, जिनका उत्तर लास्ट में देखें 100 क्वेश्चंस आपके हैं और जिसका उत्तर कितना आया है वो आप बताइएगा। अपने पहले उत्तर लिखिएगा, जो टिक लगा है उससे मतलब मत रखिएगा। ठीक है, अपने हिसाब से आप आंसर दीजिए और उसके बाद में आप फिर मूल्यांकन करिए कितना आपका सही गया है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा लास्ट में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है और अधिकतर मैं हिंदी में ही पढ़ूंगा, लेकिन अंग्रेजी वाले बच्चे इधर देखते रहे। प्रश्न है आपका, विश्व वन्य जीव कोष यानी WWF की स्थापना कब की गई थी? देखिए, व्हेन वाज वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वाइड फंड कर दीजिए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना कब की गई थी बेटा? 29 अप्रैल 1961 को इसकी स्थापना करी गई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। जिन बच्चों ने बी लगा दिया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, किसी कंपनी के प्रबंधक को होना चाहिए ईमानदार, बिल्कुल होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए और नेतृत्वशील यानी नेता के गुण उसके अंदर होने चाहिए, तभी कंपनी अच्छे तरीके से कार्य करेगी। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी चीजें होनी चाहिए, डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखें। चौथा नंबर प्रश्न आ चुका है, हु प्रपोज्ड कॉन्सेप्ट ऑफ 7 सिंस यानी कि 7 पापों की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो महात्मा गांधी जी ने 7 पापों की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, 5वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, गांधी जी के 7 पापों से संबंधित में समाहित है। जैसे बिना कार्य के धन, अगर बिना काम किए आपको धन की प्राप्ति हो रही तो भी एक प्रकार का पाप ही है। ठीक है, चरित्र विहीन ज्ञान, अगर आप के पास ज्ञान है और आपके पास चरित्र नहीं है, आपका कैरेक्टर बेकार है, तो आपका ज्ञान किसी अर्थ का नहीं है। साथ ही साथ में मानवता के विहीन विज्ञान, अगर विज्ञान मानवता के हित में नहीं होता है तो उस विज्ञान का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये सब महात्मा गांधी के अनुसार पाप है। 7 पापों में 3 पाप इनके यही है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, गांधी 7 सिंस इंक्लूड, गांधी जी के 7 पापों में समाहित है।
नैतिकता के विहीन व्यापार, मतलब कि अगर व्यापार में मोरलिटी ना हो, व्यापार आप कर रहे हो, व्यापार में नैतिकता ना हो, सही गलत की अवधारणा ना हो, तो वो व्यापार किसी काम का नहीं है। त्याग बिना धर्म, यानी धर्म जो होता है अगर बिना त्याग के हो तो भी अच्छा नहीं लगता, यानी धर्म में त्याग करना पड़ता है। सिद्धांत विहीन राजनीति, अगर कोई व्यक्ति राजनीति यानी पॉलिटिकल साइंस में है या पॉलिटिक्स कर रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है, नेता है, तो उसके साथ एक सिद्धांत जुड़ा होना चाहिए। बिना सिद्धांत की राजनीति सफल नहीं मानी जाती, एक पाप टाइप की है। ये आपके 6 पाप हो गए गांधी जी के। ऑप्शन नंबर इसका डी, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे गांधी जी ने 7 पापों की अवधारणा दी है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधित है, यानी कि कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको आप सीएसआर कहते हैं, वो संबंधित है, व्यक्तिक इंडिविजुअल नहीं है, कलेक्टिव भी नहीं है। ये कैसी कंपनी से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, कंपनी से रिलेटेड है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 8वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। सीएसआर इज एब्रिविएशन ऑफ, यानी कि सीएसआर संक्षिप्त अक्षर है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म क्या है, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर आपका ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पर भी कलेक्टिव दिया गया, कलेक्टिव गलत है। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। बढ़िया तरीके से आप देख रहे हैं। 9वां क्वेश्चन आपसे देखिएगा, 9वां प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहते हैं इसको, ठीक है। इसका फुल फॉर्म बताइए, एनजीटी का संक्षिप्त अक्षर है एनजीटी। एनजीटी बड़ी जबरदस्त संस्था है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एनजीटी की अगर बात करें बेटा, तो एनजीटी की स्थापना कब हुई थी, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सभी लोग बताइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। बताएं बाबू, एनजीटी की स्थापना कब हुई थी, फटाफट से आप बताने का। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका फुल फॉर्म है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना हुई थी बेटा कब, 18 अक्टूबर को इसकी स्थापना होती है। कब होती है, 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर, ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका फुल फॉर्म है। 10वां नंबर प्रश्न, एनजीटी इज रिलेटेड टू, यानी एनजीटी संबंधित है कृषि उत्पाद से, कृषि उत्पादकता से, पर्यावरण संरक्षण से या लोकतांत्रिक सुधार से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड है, ये इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन से रिलेटेड है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, पर्यावरण से जुड़े मामलों में बहुत जल्दी से न्याय देना, प्रदूषण को कंट्रोल करना, और इस प्रकार का इसका और तमाम उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स का क्या तात्पर्य है। प्रश्न क्या है आपका, AQI स्टैंड फॉर, यानी AQI का तात्पर्य क्या है। एयर क्वालिटी इंडिकेटर नहीं, एयर क्वालिटी इंडेक्स, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। एयर क्वालिटी इंडेक्स इसका पूरा नाम होता है, ठीक है, बात ध्यान रखेंगे। एक संख्यात्मक माप होता है जो हवा की गुणवत्ता का एक मानक सूचकांक होता है, जो यह बताता है कि किसी स्थान की हवा मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए कितनी सुरक्षित है और या कितनी प्रदूषित है। इसमें आप देखते तमाम प्रकार की चीजें होती है, जैसे कि PM2 हो गया, ठीक है, PM2 2.5, PM10, इस तरीके से आपसे पूछा जाता है गुणवत्ता, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि 0.5 है तो गुड माना जाता है, 51 से 100 के बीच में अगर आता है तो संतोषजनक है, 100 से 200 के बीच में मध्यम, 200 से 300 गंभीर, 300 से 400 बहुत गंभीर, और 400 से 500 वो खतरनाक होता है, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। आगे बढ़कर चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, AQI इज रिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ। AQI इसकी गुणवत्ता से संबंधित है, तो ये वायु की गुणवत्ता की परख करता है, जांच करता है कि वायु की गुणवत्ता में, ठीक है, कितनी है वायु कितनी अच्छी है, कितनी जो है प्रदूषण है वायु में। अगला प्रश्न, साइबर थ्रेट्स इज रिलेटेड टू, साइबर असुरक्षा संबंधित है किससे, देश के क्षेत्रफल की सुरक्षा से, ऑनलाइन अंतरण से, या मानव शरीर से, या जंतु से। साइबर असुरक्षा, ऑनलाइन अंतरण, इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी ऑप्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है साइबर थ्रेट्स, ठीक है। साइबर खतरे होते नहीं, साइबर खतरे आप सभी लोगों को पता होगा, साइबर अपराध जो होता है वही, ठीक है। यानी कि जैसे कि मोबाइल फोन का कोई हैक कर ले, कोई जीमेल हैक कर ले, किसी का यूट्यूब चैनल कोई ले जाए, तो ये सब क्या है, ये सब साइबर अपराध होते हैं, क्लियर। अगला प्रश्न, साइबर क्राइम इंक्लूड्स, साइबर अपराध में समाहित होता है, ऑनलाइन अंतरण समाहित होता है, बिल्कुल, फेसबुक के माध्यम से सांप्रदायिक संदेश प्रसारित करना, ये भी शामिल हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आपका कम्युनल जो है चीजें करते हैं, ऑनलाइन आतंकवाद, वित्त पोषण अगर आप करते हैं कुछ भी, तो ये सब साइबर अपराध ही है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त तो सभी ये सब साइबर अपराध से ही रिलेटेड है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 15 नंबर प्रश्न आ चुका है, व्हिच इज नॉट ऑर्गेनिक फूड,
निम्न में से कौन कार्बनिक खाद्य पदार्थ नहीं है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन कार्बनिक खाद्य है? जंक फूड, फास्ट फूड, प्रसंस्कृत खाद्य या उपरोक्त सभी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इज नॉट ऑर्गेनिक फूड। कार्बनिक खाद्य पदार्थ क्या होते हैं बेटा? देखिए ऐसे कार्बनिक पदार्थ मतलब कि ऑर्गेनिक फूड मतलब होता है ऐसे खाद्य पदार्थ जो प्राकृतिक स्रोतों से उत्पन्न होते हैं, जिसमें रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक या सिंथेटिक का न्यूनतम उपयोग किया गया हो। हालांकि जंक फूड, फास्ट फूड अक्सर प्रसंस्कृत होते हैं, प्रोसेस्ड होते हैं, उनमें अभी भी कार्बनिक तत्व जैसे गेहूं, दलिया मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये बेटा इन प्रसंस्कृत इनमें से जो फूड होते हैं बेटा, ये कार्बनिक खाद्य पदार्थ, यहाँ पर प्रश्न देखें थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है यहाँ पर क्वेश्चंस में। देखिए व्हिच इज नॉट ऑर्गेनिक फूड, इनमें से कौन ऑर्गेनिक फूड नहीं है? तो बेसिकली ये तीनों ऑर्गेनिक फूड नहीं है। ठीक है, ऑर्गेनिक फूड होता है जिसमें जो है चीजें नहीं होती है, लेकिन इनमें से आप देखते हैं सारी चीजें, तो जंक फूड, फास्ट फूड या प्रसंस्कृत। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो लगा सकते हैं, प्रसंस्कृत खाद्य जो होता है ये कार्बनिक खाद्य पदार्थ नहीं होता है। वैसे प्रोसेस्ड फूड में फास्ट फूड, जंक फूड दोनों आ जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर या तो फिर आपका सी लगेगा, वैसे इसका डी लगेगा, क्योंकि क्वेश्चंस में अगर आपका यहाँ पर नहीं दिया है, यहाँ पर नॉट दिया है। ठीक है, इज नॉट ऑर्गेनिक फूड। ठीक है, तो ये कार्बनिक खाद्य इनमें से, तो इसमें से ऊपर तो सभी कार्बनिक खाद्य लगा सकते हैं, डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन लगा दीजिए, कोई क्वेश्चन से थोड़ा सा गड़बड़ है। 16 नंबर प्रश्न है, व्हिच इज आर नॉट पार्ट ऑफ वैल्यू इज बिजनेस मैनेजमेंट। निम्न में से कौन व्यवसाय प्रबंध का मूल्य नहीं है? व्यवसाय प्रबंध का मूल्य क्या नहीं है? व्यवसाय प्रबंध का मूल्य भ्रष्टाचार व्यवसाय प्रबंधन का मूल्य नहीं है, ना तो घूसखोरी है और ना ही निम्न गुणवत्ता उत्पाद है। ठीक है, यानी लो क्वालिटी प्रोडक्ट अगर आपका है तो भी ये व्यवसाय प्रबंधन का वो नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, उपयुक्त सभी। जिन बच्चों ने डी लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न 17 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, रतन टाटा इज, रतन टाटा है एक उद्योगपति है, पायलट भी थे और दानदाता भी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। बहुत बड़े व्यक्ति और बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, बहुत ज्यादा गरीबों की मदद करते थे टाटा जी। ठीक है, रतन टाटा जी। अगला क्वेश्चन आ चुका है, 18 नंबर प्रश्न आ चुका है, हु इज अजीम प्रेमजी। अजीम प्रेमजी कौन है? भारतीय व्यापार टाइकून भी है, एक निवेशक भी थे, अच्छे और परोपकारी तो थे ही, यानी तीनों क्वालिटी विद्यमान थे किसके? अजीम प्रेमजी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, ऊपर तो सभी इसका राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, व्हिच कम अंडर सोशल मीडिया, यानी कि सोशल मीडिया के अंतर्गत आता है, फेसबुक भी आता है, व्हाट्सएप भी आता है और ट्विटर भी आता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर तो सभी आता है, डी ऑप्शन जिन बच्चों ने लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अभी सोशल मीडिया का आपने देखा होगा किस तरीके से उग्र रूप नेपाल में आपने देखा किस तरीके से चीजें हुई हैं, ये बड़ी जो है चीजें खतरनाक चीजें होती हैं। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, सूची 1 सूची 2 का मिलान कीजिए। रतन टाटा जी किसके हैं भाई? रतन टाटा जी किसके हैं भाई? देखें, रतन टाटा जी टाटा सन्स के मालिक हैं। ठीक है, बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट के हैं, अजीम प्रेमजी विप्रो। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या लग जाएगा आपका? इसका करेक्ट आंसर लग जाएगा, देखो पहले का जैसे पी वाला कहां पर लगेगा? पी में सेकंड पर आप देखिए, पी का सेकंड रतन टाटा जी टाटा सन्स के मालिक हैं। ठीक है, अजीम प्रेम जी यानी कि क्यू अगर आप देखेंगे तीसरे, यानी क्यू कहां पर लगेगा? विप्रो के मालिक हैं अजीम प्रेम जी। और आर का आपका लगेगा आई पे, यानी फर्स्ट पे जाकर के माइक्रोसॉफ्ट के मालिक कौन है? बिल गेट्स महोदय। करेक्ट आंसर इसका क्या लग जाएगा? ए ऑप्शन। जिन बच्चों ने ए ऑप्शन लगा दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसी तरीके से आपको मिलान करना था। आगे देखेंगे 21 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, विवेकानंद फिलोसॉफी कॉमनली नोन एज, विवेकानंद के दर्शन को सामान्यतः जाना जाता है, इनके दर्शन को हम व्यवहारिक वेदांत के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? व्यवहारिक वेदांत के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वैल्यूज आर आल्सो नोन एज, मूल्यों को किसके रूप में भी जाना जाता है? मूल्यों को किसके रूप में मानते हैं बेटा? मूल्यों को अच्छा निगमित प्रशासन के रूप में मानते हैं। मूल्य जो होते हैं ये एक प्रकार से स्टैंडर्ड्स एंड आइडियल होते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट, इसका सेकंड अच्छा निगमित प्रशासन नहीं, मानक और आदर्श होते, बिल्कुल बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जिन बच्चों ने बी लगा दिया उनका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न आ चुका है, अ गुड वैल्यू इज डे ऑफ डूइंग गुड फॉर द ऑल पीपल, एक अच्छी मूल्य प्रणाली संपूर्ण लोगों के लिए अच्छा करने की प्रतिबद्धता है, वादा है, धोखाधड़ी, स्वीकृति। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
कमिटमेंट है, ऑप्शन नंबर इसका प्रतिबद्धता है। एक अच्छी मूल्य प्रणाली संपूर्ण लोगों के लिए अच्छा करने की एक प्रतिबद्धता है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, व्हिच टाइप ऑफ एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर यूथ टू फॉरवर्ड ऑन राइट पथ। नवयुवकों को सही मार्ग पर अग्रसर करने के लिए कैसी शिक्षा व्यवस्था आवश्यक है, बताएं भाई। नैतिक शिक्षा की आवश्यकता बिल्कुल है, आध्यात्मिक शिक्षा की भी आवश्यकता है और धर्मनिरपेक्ष, यानी कि इन सभी प्रकार की शिक्षा की जरूरत है आज यूथ को सही मार्ग पर लाने के लिए। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न आप देखेंगे 25 नंबर प्रश्न आ चुका है, करप्शन सीन्स इज इंडिया इन। भारत में भ्रष्टाचार कहां कहां देखने को मिलता है। भारत में भ्रष्टाचार आपको नौकरी में, नौकरशाही में, व्यवसाय में, राजनीति में, सब जगह आपको देखने को मिलेगा, उपयुक्त सभी लगा दीजिएगा। ऑल ऑफ दीज इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 26 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ब्लैक मनी मीन्स यानी काले धन का तात्पर्य है। काले धन का तात्पर्य मुद्रा छपने के समय काली हो जाती है, बिल्कुल गलत है। रात्रि में अर्जित धन को काला धन कहते हैं, नहीं, गलत बात है। धन अर्जन जिस पर कर चोरी की गई हो, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। मनी अर्न विथ टैक्स जो है एवेशन, यानी कि धन अर्जन जिस पर कर चोरी की गई हो उसी को काला धन कहते हैं, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है भ्रष्टाचार की शिकायत की जा सकती है। भ्रष्टाचार की शिकायत आप पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग में कर सकते हैं और मुख्यमंत्री कार्यालय में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आप जो है कर सकते हैं शिकायत। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपयुक्त सभी जगहों पर आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 28 नंबर प्रश्न है, व्हाट आर वैल्यूज, यानी कि मूल्य क्या होते हैं। मूल्य विचार, विचारधारा तथा कार्य जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो होते हैं, या कुछ ऐसे करने जिसे करने से हमें प्रसन्नता होती है, ऐसे मूल्य नहीं कहते। विचित्र विचार भी नहीं, एक वस्तु जो हमें पसंद है, गलत। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल। आइडिया, थॉट्स एंड एक्शन दोज आर इंपॉर्टेंट टू अस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न क्या है बाबू, प्रश्न है मूल्यों को किसके रूप में जाना जाता है, अच्छा निगमित प्रशासन के रूप में या मानक और आदर्श। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा, मानक आदर्श। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका लगा देंगे, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जिन बच्चों ने बी लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बलरामपुर, अयोध्या, लखनऊ और कानपुर 4 नगरों का AQI जो है क्रमशः 300, 350 है, 400 है, 450 है। किस नगर का प्रदूषण जो होगा इनमें सबसे ज्यादा होगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, तीन सबसे अच्छा इनमें से जो होगा 300 के बीच में क्या है, 200 से 300 के बीच में गंभीर होगा, यानी कि बलरामपुर का गंभीर स्थिति में है। अयोध्या 350 पे अगर मान लेते हैं, 350 का मतलब हो गया कि बहुत गंभीर स्थिति हो चुकी है। ठीक है, और अगर 400 स्थिति आ गई लखनऊ की, तो 400 मान लीजिए कि जो है बहुत गंभीर स्थिति में आ चुका है, वेरी पुअर कंडीशन है। ठीक है, 400। और कानपुर की अगर बात की तो कानपुर 450 है, 450 का मतलब होगा खतरनाक स्थिति में है। तो अपना जो एक प्रकार सबसे किस नगर प्रदूषण का स्तर सर्वाधिक है, 450 वाले में, यानी कि कानपुर में है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, भ्रष्टाचार के कारण है आर्थिक सुरक्षा, आयकर की उच्च दर, लोकतांत्रिक प्रणाली। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकतांत्रिक प्रणाली भी इसके लिए जिम्मेदार है, आयकर की उच्च दर भी कभी कभी हो सकती है, और आर्थिक असुरक्षा कभी कभी महसूस होने लगती है लोगों को कि भाई कमा हम रहे हैं, सरकार ले रही है, इस तरीके से चीजें लोग छुपाने का प्रयास करते हैं। डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 32 नंबर प्रश्न है, प्रश्न विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता हैं या किसने कहा था। विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता हैं, इसको किसने कहा था बेटा, इसको कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 33 नंबर, हु ऑथर विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखी है, APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा में हमेशा आता है। अगला प्रश्न, सोशल मीडिया इंक्रीज, सोशल मीडिया किसे बढ़ावा देती है, अपराध को बिल्कुल देती है, साइबर बुलिंग को, या हंसी मजाक को, या बेवकूफी को। तो सोशल मीडिया साइबर बुलिंग को अब जो है अपराध दे सकते हैं, क्राइम को उतना नहीं, क्राइम को और चीजें बढ़ावा दे सकती हैं। मैंने सोचा था उपरोक्त तो सभी अगर होगा तो हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या गलत हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या लगेगा, इसका लगेगा साइबर बुलिंग को। ठीक है, अगला प्रश्न आ चुका है, 35 नंबर प्रश्न है, व्हाट डज साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट। साइबर सुरक्षा क्या सुरक्षा करती है, साइबर सुरक्षा अपराधियों से बचाती है, ठीक है, नहीं, साइबर सुरक्षा हैकर से सुरक्षा करती है, या साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़े सिस्टमों की सुरक्षा करती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं।
देखिए साइबर साइबर सुरक्षा हमको हैकर्स से भी सुरक्षा करती है और साथ ही साथ में साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़े हुए सिस्टमों की सुरक्षा करती है। ठीक है, सभी की सुरक्षा हम करती है। तो इसका बी या सी में से कोई एक हो सकता है या बी और सी दोनों हो सकता है। ठीक है, यानी कि बी एंड सी दोनों में से कोई एक हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। क्लियर, चूंकि एग्जाम में ऐसे कुछ क्वेश्चन आते ताकि आप 100 में 100 ना मार दे, इसीलिए कुछ पूरक क्वेश्चंस के रूप में, कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चंस के रूप में दिए जाते हैं ताकि एक आध क्वेश्चन आपका गलत भी हो सके। अगला प्रश्न, मानकीकरण के क्या लाभ होते हैं? डिजाइन के लिए आसान होता है मानकीकरण। ठीक है, या निर्माण करने में आसान होता है, या निर्माण और पूरा करने में आसान, या उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। सभी के लिए आसान होता है मानकीकरण का, ये सारे लाभ ही होते हैं। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर क्वेश्चन, आप देखिएगा। प्रश्न, मानकीकरण के नुकसान में से एक है। मानकीकरण के नुकसान में से एक क्या है? मानकीकरण का नुकसान इनमें से क्या होता है, भट्ट बताएं। मानकीकरण का नुकसान होता है विनियमितता। ठीक है, बाकी अधिक से अधिक संतुष्टि, उत्पादन डिजाइन की प्रारंभिकी, छोटा उत्पाद जीवन चक्र, ये सब इसके लाभ होते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है। आईएसआई मार्क प्रभावीकरण चिन्ह है किस उत्पादों का? आईएसआई मार्क जो होता है, आईएसआई जो मार्क होता है, ये वस्त्र पर, विद्युत उपकरण पर, घरेलू उपकरणों पर ये सब लगता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो बेसिकली ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? औद्योगिक जो वस्त्र होते हैं, इंडस्ट्रियल चीजों पर, उद्योगों पर जो चीजें लगती हैं, खास करके वस्त्र, विद्युत उपकरण, घरेलू उपकरणों पर जो लगता है वो सब लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 39 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सोशल मीडिया का भाग नहीं है? फेसबुक है, व्हाट्सएप है, वीडियो कॉल सोशल मीडिया का भाग नहीं, इंस्टाग्राम भी। सोशल मीडिया ये सब है, ये वीडियो कॉल जो है आप व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम किसी के माध्यम से कर सकते हैं। सी ऑप्शन, ये सोशल मीडिया नहीं, सोशल मीडिया का एक भाग है। 40 नंबर प्रश्न, इन्वायरमेंट कोर्ट इज, पर्यावरणीय अदालत है। पर्यावरणीय अदालत को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कह सकते हैं, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? 2000 कब हुई थी बेटा? 2010 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अभी हमने समझा था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहते हैं इसका फुल फॉर्म को। 42 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, व्हाट इज रीजन फॉर ओजोन होल? ओजोन छिद्र बनने का क्या कारण है? सीएफसी नाम की गैस जो है, ये बात ध्यान रखेंगे, सीएफसी नाम की जो गैस है बाबू, वो क्या करती है? सीएफसी नाम की गैस वातावरण को सबसे ज्यादा गर्म, वातावरण को सबसे ज्यादा क्या करती है? इस क्या करती है ओजोन, ये सीएफसी गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका पूरा नाम है, और ये वातावरण में जो ओजोन लेयर है उसके विनाश के लिए जिम्मेदार गैस है। आपको बता दो कि ये फ्रीज से और जो एसी होती है, एयर कंडीशनर से, रेफ्रिजरेटर से, इसी से ये गैसें निकलती हैं, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है गैसें। ओजोन परत क्या है? एक ऐसी लेयर है जो कि हमारी रक्षा करती है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से। अगर वो किरणें यहाँ तक पहुंच जाए तो क्या होगा? तो हमको स्किन कैंसर वगैरह जैसे तमाम प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, O2 गैस क्या है? ऑक्सीजन गैस होती है, और जो है O3 गैस जो होती है, O3 को ही ओजोन लेयर कहते हैं। इसी O3 को नुकसान सीएफसी पहुंचाती है। ठीक है, O3 इसी को ओजोन कहते हैं, ये ओजोन का सूत्र है। ठीक है, ये ओजोन है, ये ऑक्सीजन है, N2 नाइट्रोजन गैस होती है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यही पर एक आध दो क्वेश्चन और आपको बता दूं। एक होती है CO गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? कार्बन मोनोऑक्साइड। वातावरण को सबसे ज्यादा जो प्रदूषित गैस करती है, यही गैस करती है। ठीक है, प्रदूषण के लिए जिम्मेदार सबसे ज्यादा प्रदूषण कौन सी गैस करती है? सबसे ज्यादा प्रदूषण करने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। एक होती है CO2 गैस, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं? कार्बन मोनो माने एक, डाई माने दो, ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड माने ऑक्सीजन के दो अणु है यहाँ पर, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो इसलिए कार्बन यानी C, डाई माने दो ठू, और ऑक्साइड माने O। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वातावरण को सबसे ज्यादा गर्म करने वाली गैस है। वातावरण को सबसे सर्वाधिक गैस गर्म करती है ये। खास करके आप कहेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? आपसे पूछेगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है, तो कौन सी गैस बताएंगे बाबू? ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। वातावरण को सबसे ज्यादा प्रदूषित करने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। आप ठंडी में अलाव जलाते हैं, सेकते हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो जिम्मेदार कार्बन मोनोऑक्साइड ही है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर और आगे आप देखेंगे, इसके अलावा और भी चीजें आपको मिल रही है यहाँ पर। ओजोन छिद्र बनने का कारण क्या है? सीएफसी गैस है। सीएफसी गैस यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है, ये आपके शरीर क्या करती है? ये ओजोन छिद्र को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है,
ओजोन छिद्र को क्या मतलब ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उनमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा आपका और भी चीजें शामिल होती हैं, बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए, तो इस तरीके से गैसें होती है। यहाँ पर परीक्षा में खूब क्वेश्चंस पूछा आता है कि वातावरण को सबसे ज्यादा गर्म करने वाली गैस कौन सी है, तो है कार्बन मोनोऑक्साइड। वातावरण को सबसे ज्यादा प्रदूषित कौन सी गैस करती है, तो वो है वातावरण को सबसे ज्यादा गर्म कौन सी गैस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। वातावरण को सबसे ज्यादा प्रदूषित कौन सी गैस करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओजोन परत को नुकसान कौन सी गैस पहुंचाती है, तो वो है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, वातावरण में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो कितने परसेंट, 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। ठीक है, चलिए 43 नंबर प्रश्न आ चुका है। वातावरण की कौन सी परत पराबैंगनी किरणों के बुरे प्रभाव से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, तो है कौन सी, ओजोन परत। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन लेयर हमारे शरीर की रक्षा करती है। 44 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, सभी को पता होगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल 22 अप्रैल को मनाते हैं। 46 नंबर प्रश्न आ चुका है, ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विथ, हरित क्रांति संबंधित है, कोल उत्पादन नहीं, सीमेंट उत्पादन नहीं, कृषि उत्पादन, बिल्कुल खाद्यान्न उत्पादन से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 47 नंबर प्रश्न आ चुका है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू एक्सिस्टेंस, यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब अस्तित्व में आया था, 1986 में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, परीक्षा में प्रश्न खूब पूछा आता है। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न आप देखेंगे 48 नंबर प्रश्न आ चुका है, प्रश्न बायोस्फीयर इज, यानी कि जीवमंडल है। जीवमंडल जो है क्या होता है बेटा, जीवमंडल एक इकोसिस्टम होता है। क्या होता है, एक परितंत्र होता है, इकोसिस्टम होता है, इसमें जीव जो है रहता है और वो अपने जैविक और अजैविक घटकों को प्रभावित करता है और प्रभावित होता भी है उससे। क्लियर, आगे देखेंगे 49 नंबर प्रश्न आ चुका है, परितंत्रों के समुच्चय को क्या कहते हैं, परितंत्रों के समुच्चय को जीवमंडल यानी बायोस्फीयर कहते हैं। इसी जीवमंडल का एक भाग है जलमंडल, इसी जीवमंडल का एक भाग है वायुमंडल और इसी जीवमंडल का एक भाग है स्थलमंडल। यानी स्थलमंडल में भी जीव रहता है, जलमंडल में भी और वायुमंडल में भी। इन तीनों को अगर मिला ले तो बनता है जीवमंडल या जैवमंडल, बायोस्फीयर कहते हैं इसी को। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 50 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, पारिस्थितिकी तंत्र को इस रूप में परिभाषित किया जाता है, किस रूप में, पारिस्थितिकी तंत्र को किसके रूप में, पर्यावरण के साथ सभी पौधों और जानवरों की प्रजातियों को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज स्पेसाइज अलोंग विथ एनवायरनमेंट, प्रजातियां और पौधों की प्रजातियां तमाम सारी रहती हैं और जो जीव जंतु रहते हैं एक दूसरे को प्रभावित करते भी हैं और प्रभावित होते भी हैं। आगे देखेंगे बाबू, अगला प्रश्न है आपका 51 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न पारिस्थितिकी तंत्र में एक दूसरे को खाने की श्रृंखला को क्या कहते हैं, इसी को खाद्य श्रृंखला या अंग्रेजी में फूड चेन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फूड चेन जैसे कि एक पिरामिड के रूप में आप समझे, ये पिरामिड है बाबू, जैसे इस पिरामिड में घास फूस है। घास फूस क्या है, घास फूस आपके आप देखेंगे ये क्या है, ये आपके घास फूस क्या है, ये आपके ये उत्पादक है। ठीक है, क्या है, उत्पादक है। क्लियर, इस घास फूस को कौन खाता है, मान लेते हैं इस घास फूस को कीड़े मकोड़े खाते हैं, तो कीड़े मकोड़े आपके द्वितीयक उत्पादक हो गए, मतलब कि ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। कौन हो गए, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। अब कीड़े मकोड़े के ऊपर कौन होता है आपका, मान लेते कीड़े मकोड़े कौन खा रहा है, मेढक खा रहा है, मेढक, मेढक कौन हो जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा, ये द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक है, और ये जो इसके ऊपर कीड़े को कौन, मेढक को कौन खाएगा, सांप खाएगा, यानी कि सर्प खाएगा। ठीक है, सर्प खा लेगा, सर्प क्या होगा, ये तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा, तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो देखिए जो सर्प होगा, सर्पों की संख्या कम होगी, उससे अधिक मेढकों की संख्या होगी, उससे अधिक कीड़े मकोड़े होंगे और सबसे अधिक आपके घास फूस होंगे। तो ये पिरामिड का जो आकार होता है नीचे चौड़ा होता जाता है और ऊपर जो पतला होता जाता है। ऐसे ही अगर आप पिरामिड में यहाँ पर अगर आप जो है घास फूस को रखते हैं, उसको बकरी खाती है, बकरी को मनुष्य खा लेता है और मनुष्य को शेर खा लेता है। ये भी आप ऐसे एक श्रृंखला बना सकते हैं, तो इसी को फूड चेन कहते हैं, एक दूसरे को खाने की परंपरा से। कि आप चलिए पारिस्थितिकी तंत्र में देखेंगे तो छोटी मछली बड़ी मछली को खाती है, मतलब बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है,
इस तरीके से छोटी मछली और भी जो जीव जंतुओं को खाती है, प्लैंकटन को खाती है। तो इस तरीके से हर एक फूड चेन है, खाद्य श्रृंखला है, पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाती है। एक जीव दूसरे पर निर्भर है, दूसरा तीसरे पर निर्भर है, इस तरीके से निर्भरता बनी रहती है। तो जो भोजन का उत्पादन स्वयं करते हैं उनको उत्पादक और कहते हैं, ठीक है। जैसे घास फूस वगैरह ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं निर्माण कर लेते हैं, तो प्राथमिक उत्पादक हो जाते हैं। प्राथमिक उत्पादकों पर निर्भर जीव जंतुओं को हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाले को द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और खाने वाले को तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। तो इस तरीके से आपका ये फूड चेन हो गया, खाद्य श्रृंखला हो गई। इसी में एक होता है आपका अपघटक। अपघटक जैसे कि जो आपके बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उन्हीं को अपघटक कहते हैं। जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, बैक्टीरिया वैसे पैरामीशियम अमीबा ये सब होते हैं, इन्हीं को अपघटक कहा जाता है। तो अपघटक वो है उत्पादक और उपभोक्ता। उपभोक्ता माने जो केवल भोजन बनाए ना, वो भोजन केवल खाए, ठीक है, उसी को उपभोक्ता कहते हैं। इस तरीके से आपका ये फूड चेन होती है, जिसको मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 52 नंबर देखेंगे। प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र के अवयव है पौधे, जंतु, माइक्रोवेव्स, यानी कि ये सब होते हैं, ठीक है। ये सब आपके क्या होते हैं, ये सब पारिस्थितिकी तंत्र के अवयव हैं। अवयव माने तत्व हैं। 53 नंबर प्रश्न होता है अम्ल वर्षा, यानी कि जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन जो है एसिड रेन। अम्ल वर्षा निम्न में से उपस्थित रहता है। अम्ल वर्षा में आपका उपस्थित क्या रहता है बेटा, आपका HNO3 और H2SO4, यानी कि बी एंड सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। HNO3 और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल वगैरह की बारिश होती है। ऑप्शन नंबर इसका क्या लगा देंगे, डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। अम्ल वर्षा माने जो वर्षा का जल का जो पीएच मान होता है वो 7 पॉइंट से नीचे रहता है। मथुरा वगैरह साइड में अम्लीय वर्षा काफी देखने को मिलती है। अगला प्रश्न PM 2.5 रिलेटेड विद, PM 2.5 संबंधित है, ये वायु प्रदूषण से रिलेटेड है, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है 55 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, which one is true about श्री भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। या हिंदी में लिखा गया है, बिल्कुल नहीं, ये संस्कृत में लिखा गया, बिल्कुल सही बात है। ये इट इज रिटन इन संस्कृत, यह संस्कृत में लिखा गया एक बढ़िया ग्रंथ है, जिसको महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा है। भगवान श्री कृष्ण ने इसको गाया है और अर्जुन को सुनाया है। अर्जुन तमाम प्रकार के प्रश्न पूछता है और भगवान श्री कृष्ण उसके उत्तर को देते हुए चले जाते हैं, ठीक है। और महाभारत के भीष्म पर्व में शामिल है भगवत गीता। प्रश्न है श्रीमद् भगवत गीता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक प्रबंधक में निम्न चारित्रिक गुण होने चाहिए। देखिए, दृष्टिकोण निर्मित करना चाहिए, हर व्यक्ति का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। दृष्टिकोण को वास्तविकता में परिवर्तित करने की रणनीति की योजना होनी चाहिए, यानी कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू पर आप चलते हुए अपनी एक प्लानिंग बनाए, रणनीति बनाए और उसको एकदम से उस प्लान को जो है सक्सेसफुल करने की तरफ नेतृत्व आगे बढ़े। नेतृत्व की कला भी आपके अंदर होनी चाहिए, एक नेतृत्व करता ही सब कुछ होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। यानी ये सभी विशेषताएं बताई हैं। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, मैनेजर फंक्शन सार, प्रबंधक का कार्य क्या होता है। संस्थागत उत्कृष्टता स्थापित करना, बिल्कुल। नवाचार संस्थान निर्मित करना, नवाचारी नए नए चीजों को स्थापित करना, मानव संसाधन का विकास करना, बिल्कुल। ये सब एक प्रबंधक का जो है भूमिका होती है, कार्य होते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न है अधिकांश भारतीय उद्यम प्रबंधकीय प्रविधि में निम्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अधिकांश भारतीय उद्यम प्रबंधकीय प्रविधि में निम्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं। विवादों का, निम्न उत्पादकता का, प्रेरणा के अभाव का, इन सभी का जो है सामना करना पड़ रहा है अधिकांश भारतीय उद्यम प्रबंधकियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर प्रश्न है, एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार माता पिता एवं अध्यापकों को विकसित करना चाहिए। बच्चों मतलब इनमें से एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि माता पिता और अध्यापकों को बच्चों में क्या विकसित करना चाहिए, बच्चों में नैतिकता, पूर्ण नेतृत्व का गुण, बिल्कुल, धनार्जन की प्रतिभा और वैभवपूर्ण जीवन जीने की कला भी विकसित करनी चाहिए। डी ऑप्शन लगा देंगे, ऊपर इसका सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं, बात ध्यान रखेंगे। जो बच्चे चाहते हैं कि हम इसका पीडीएफ प्राप्त करें, हमारे साथ जुड़े, ठीक है। अगर आप बीए में है तो आपके लिए तो भाई फ्री ही रहेगा सब कुछ। बीए का कोर्स जो चलाया गया है 91 61 93 60 62 पर एसएमएस कर दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस में आपका सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा, जिसमें को करिकुलर भी आपका फ्री में ही रहेगा। यानी को करिकुलर के साथ साथ मतलब सारे सब्जेक्ट बीए के पढ़ाए जाएंगे और को करिकुलर तो आपको मिल ही जाएगा। इस नंबर पर एसएमएस कीजिए 91 61 93 60 62 पर एसएमएस कर दीजिएगा। जिनको कोर्स में ज्वाइन होगा वही एसएमएस कीजिएगा, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट का नेम और आप किस सेमेस्टर में हो अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा, ठीक है। 3rd सेमेस्टर में लिख करके भेज दीजिएगा अपना, कि बीए में है कि बीकॉम में है, बीएससी में। देखिए पहले बीए वाले बच्चों को ये बता दूं मैं
बीए में अगर आप है तो एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड, जैसे एसएमएस करेंगे व्हाट्सएप पर आपके पास एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा। उसी क्यूआर कोड पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने होंगे। इसी 100 रुपए में आपको 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, 1 को करिकुलर सब्जेक्ट, यानी आपके 4-5 सब्जेक्ट की तैयारी मात्र और मात्र इसी 100 रुपए फीस में आपके लिए हो जाएगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए ये बीए वाले बच्चों के लिए पूरी व्यवस्था है। इसमें लाइव क्लास व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जुड़ा जाएगा, वहां पर लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ मिलेंगे और वीडियो के साथ आंसर लगे हुए भी मिलेंगे आपको, ठीक है, बात ध्यान रखेंगे, यानी आंसर भी साथ में रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या, यहाँ पर आपको करना क्या है बेटा, यहाँ पर आपको जो है सब कुछ आपको मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट कई सारे आपको मिल जाएंगे, विथ आंसर प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ये बात ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपको करना क्या है सारी चीज बी वाले बच्चों के लिए, लेकिन जो बच्चे हमारे बीएससी के हैं, ठीक है, बीकॉम के हैं या बीबीए के हैं, ठीक है, बीबीए के हैं या फिर अन्य किसी सब्जेक्ट से हैं, अगर वो चाहते हैं कि हमको पीडीएफ नोट चाहिए, ठीक है, अभी जितना भी पीडीएफ नोट्स होगा अवेलेबल होगा और जैसे जैसे बनता रहेगा वो भी आपको ग्रुप में मिलता रहेगा, ठीक है। तो उसमें आपको क्या मिलेगा बेटा, बीएससी बीकॉम या बीबीए के लिए इसके लिए 50 रुपए, मात्र 50 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था की गई है, यानी 50 रुपीज फीस में आपका जो ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज हो या फिजिकल एजुकेशन एंड योगा हो या फर्स्ट एड एंड हेल्थ हो, आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, आप पर्सनली आपके पास सेंड कर दीजिए, जैसा आप चाहेंगे वैसा आपके लिए व्यवस्था कर दी जाएगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जिनको भी जुड़ना, जिन बच्चों को एसएमएस करके जुड़ सकते हैं, तुरंत एसएमएस कीजिए, तुरंत आपको बताया जाएगा। मात्र 50 रुपए फीस इन सभी बच्चों के लिए, लेकिन जो बीए वाले बच्चे हैं उनके लिए 100 रुपए फीस में सभी सब्जेक्ट की तैयारी होती है, ताकि बीएससी बीकॉम और बीबीए के सभी सब्जेक्ट को मैं नहीं पढ़ाता हूँ। हाँ, ये है कि इसका को करिकुलर पढ़ाया जाता है, ठीक है। अगर हो सकता है माइनर वगैरह में आपकी हिंदी वगैरह लगी हो या फिर माइनर में सोशियोलॉजी हो, तो भी मैं आपको पास वो सेंड कर दूंगा इसी 50 रुपए में ही, ठीक है। चलिए, जिनको जुड़ना तुरंत एसएमएस करके जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आपका है भैया 60 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न एपीजे अब्दुल कलाम का बल था कि शिक्षा होनी चाहिए, क्रियाविधि पर आधारित, मूल्य पर आधारित, स्मृति पर या सभी पर, इन सभी पर आधारित होनी चाहिए, उन्होंने बताया। अगला क्वेश्चन से विश्व जनसंख्या दिवस होता है, विश्व जनसंख्या दिवस होता है 30 जनवरी में मनाया जाता है, 11 जुलाई को ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है प्राचीन भारतीय साहित्य प्रकृति के साथ प्रदूषण रहित संतुलन बनाए हुए है, यह कथन किसका, यह कथन कैसा है। यह कथन बिल्कुल ट्रू है। प्राचीन भारतीय साहित्य में आप देखते हैं कि प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती थी, आजकल हम प्रकृति के साथ बहुत छेड़छाड़ कर रहे हैं। 63 नंबर प्रश्न है पहाड़ों और खुले स्थानों पर, वनों के निकट, नदियों की धारा के पास रहने वाले व्यक्ति अधिक स्वस्थ और दीर्घायु होते हैं, बिल्कुल राइट आंसर आपका। ऐसे व्यक्ति हेल्दी एंड एज्ड होते हैं, मतलब लंबे समय तक जीते हैं, उनकी बीमारियां कम होती हैं और तमाम प्रकार की चीजें वो एकदम से स्वस्थ रहते हैं, उनको किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं रहता है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। मनुष्य चेष्टा करता है, मनुष्य चेष्टा करता है पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की, ठीक है, या पर्यावरण के अनुकूल बनने की। देखिए मनुष्य चेष्टा करता है, जो है मनुष्य क्या करता है, पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की पूरी चेष्टा करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो सकता है, या फिर वो अपने आप को अनुकूल बनाने की कोशिश करता है, करनी चाहिए। तो अगर पूछा था करनी चाहिए तो आप बताएंगे पर्यावरण के अनुकूल बनने की कोशिश, तो ये भी हो सकता है। दो हिसाब से इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसका दोनों में से कोई एक करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न आ चुका ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट्स, वैश्विक तापन से प्रभाव पड़ेगा। वैश्विक तापन से किस पर प्रभाव पड़ेगा, मौसम पर, तापमान पर, ध्रुवीय बर्फों पर, सभी पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब तापमान बढ़ेगा तो ध्रुवीय बर्फ पिघल जाएंगे, तापमान बढ़ जाएगा और मौसम भी बदल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है वैश्विक तापन माने जब पूरा गर्म हो जाए चीजें, वैश्विक तापन को अंग्रेजी में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इससे जो है क्या होता है, वातावरण गर्म हो जाता है, बड़े बड़े पहाड़ पर बर्फ है वो पिघलना शुरू कर देते हैं। वैश्विक तापन का प्रभाव नहीं पड़ता है जलवायु परिवर्तन पर, ग्लेशियर पर, हिमपर्त, चद्दर पर या मुद्रास्फीति पर। मुद्रास्फीति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये अर्थशास्त्र का टॉपिक है, मुद्रास्फीति और अवस्फीति। बाकी जलवायु परिवर्तन होता है वैश्विक तापन से, ग्लेशियर पिघल जाते हैं, यानी बर्फ के पहाड़ को ग्लेशियर कहते हैं, और हिमपर्त जो चद्दर होती है उस पर प्रभाव पड़ता है। वायु क्या होती है, वायु एक तत्व है या यौगिक है या फिर मिश्रण है। वायु जो होता है बेटा एक मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है कई गैसों का। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे 68 नंबर प्रश्न आ चुका है। प्रश्न वनों को काटने का परिणाम होता है, लोकतंत्र कमजोर होता है, वनों को काटने से बिल्कुल नहीं होता है। सरकार अस्थिर होती है, इसका कोई प्रभाव मतलब नहीं। मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम बेटा इस जो है वनों को काटेंगे या पेड़ों को काटेंगे अधिक मात्रा में,
तो मिट्टी जो होगी कट करके बह जाएगी। मिट्टी की कट करके बहने को ही मृदा अपरदन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़, क्योंकि जब पानी जो है पेड़ वगैरह रोकते हैं और जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो बाढ़ भी खूब भयानक तरीके से आ सकती है। ठीक है, वनों की कटाई से। अगला प्रश्न है 69 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, व्हिच इज मतलब की एसेंशियल सिचुएशनल डेवलपमेंट सतत विकास के लिए आवश्यक है। सतत विकास वह अवधारणा है जिसमें होता क्या है, सतत विकास में होता यही कि इसमें ऐसा विकास किया जाए जिससे क्या हो, पर्यावरण की गुणवत्ता भी बनी रहे और अपना काम भी हो जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप अपना विवेकपूर्ण तरीके से संसाधनों का दोहन करें ताकि आने वाली पीढ़ी जो हमारे बच्चे हैं वो भी उन चीजों का लाभ उठा पाए। ठीक है, उन चीजों का लाभ उठा करके वो भी चीजें कर पाए। तो सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण करना बिल्कुल, प्रदूषण का नियंत्रण करना बिल्कुल, निर्धनता में कमी लाना बिल्कुल। सतत विकास के लिए सभी आवश्यक है। आप ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ऑल ऑफ दी अबव, बिल्कुल राइट आंसर आपका आ जाएगा। 70 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न आ चुका है, पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव विकास कहलाता है, इसको बोलते हैं अनुक्रम या सक्सेशन, इसी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। जिन बच्चों ने बी लगा दिया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, जिन बच्चों ने बी लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन आ चुका बाबू, प्रश्न, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, बिल्कुल एक दिशीय होता है। ठीक है, यानी वन डायमेंशनल ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, वन डायमेंशनल होता है किसी भी श्रृंखला में अगर देखें तो, वैसे खाद्य श्रृंखला में। 72 नंबर प्रश्न आ चुका है, व्हिच गैस इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया होती है, इसके लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 गैस बहुत जरूरी होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता क्या है इसको समझ ले पूरा विस्तार से। प्रकाश संश्लेषण में बेसिकली क्या होता है बाबू, समझने का प्रयास करेंगे सभी लोग। ठीक है, क्या होता है बताइए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है, बताइए सभी लोग। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का जो है इसमें क्रिया होती है। होता क्या क्रिया में, अगर आपको समझाने का प्रयास करूं, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, क्रिया क्या होती है इसमें। देखिए इसमें ग्लूकोज और क्या होता है इसमें, सबसे पहली बात है इसकी क्रिया कैसे होती है बेटा। देखिए CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट गैस होती है इसकी। ठीक है, CO2 को लेते हैं, साथ ही साथ में इसमें हम H2O, ठीक है, यानी जल, इसको क्या बोलते हैं, इसको जल है ये, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसकी क्रिया हम करवाते हैं और उसके बाद में हमको निकलता क्या है, पौधे में क्या होते हैं, पौधे जो होते हैं वो एक प्रकार से जल और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से क्या करते हैं, चीजों को करते हैं। इसकी जो है इसमें क्रिया कीजिए, यानी कि 6 अणु इसके होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, और 6 अणु जो है इसके H2O के यानी ऑक्सीजन के। अब इसको मिला देंगे तो क्या बनेगा आपका, देखिए C6 बन जाएगा, यानी कि 6 ठो C यहाँ पर हो जाएंगे, C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज तो बनेगा, यानी कि C6 हो गया आपका खत्म, O6 यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कितने O है, 6 दूनी 12 O हो गए यहाँ पर। ठीक है, यानी कि C6 में यानी कि O6 हो गया। अब 12 देखें H12 है कि नहीं है, H आपका 12 हो गया, यानी कि 12H, क्लियर, 12 समझे, यानी कि 6 दूनी 12H यहाँ पर कंप्लीट हो गया आपका। तो C आपका खत्म हो गया 6 ठू, ठीक है, और H आपका 12 ठू खत्म हो गया। अब बचा कितना आपका, 6 दूनी 12 ठू O बचा, और आपका 6 O यानी कि 18, कितना O बच गया आपका, वो तमाम सारा बच गया आपका। ठीक है, वो आपका इतना बच गया, यानी कि कम से कम 12 O2 मतलब की O2, ठीक है, 6 O2 आपका बच गया, क्लियर, क्योंकि यहाँ पर 6 O है और यहाँ पर कितना O है, यानी 6 से वहां चला गया, 18 6 कुल मिलाकर के था, एक 6 उधर निकल गया, 6 मतलब कि 6 ठू, और यहाँ पर आपका 6 दूनी 12 यानी कि 6 O2, यानी कि ये ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो इसी से ऑक्सीजन गैस निकलती है। पौधे क्या करते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं और जल पाते हैं, जल से हम पौधों को सींचते हैं, जल सींचते हैं, यानी H2 मिल गया, H2O मिल गया, और ऊपर से वो प्रकाश यानी मिल गया उसको। ठीक है, और उसी प्रकाश की स्थिति में क्या करते हैं, ऑक्सीजन मतलब कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को खींचते हैं पौधे, और नीचे से जल उनके मिलता ही है, तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों क्रिया करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज जो होता है ये क्या करता है, ये उसको ऊर्जा देता है और वो पेड़ पौधा बढ़ता जाता है। ठीक है, और उससे कौन सी गैस निकलती है, 6O2, यानी कि वो 6O2 मतलब कि केवल O2 गैस निकलती है।
6 अणुओं को मिलाएंगे तो क्या बनेगा आपका, यानी कि ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। इसीलिए लोग कहते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। वो यही क्रिया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही वो ऑक्सीजन को जो है बाहर निकालते हैं। कैसे, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और पानी पाते हैं और प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया होती है। केमिस्ट्री जो बच्चे पढ़े होंगे उनको पता होगा। तो इस तरीके के रिएक्शन होता, तो ये रिएक्शन है, ठीक है। 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स आउट, प्रकाश की उपस्थिति यहां पर लिख दीजिएगा और लिखिएगा 6C6H12, वो 6 ग्लूकोज का सूत्र है, और यानी ग्लूकोज को चाहे फ्रक्टोज को, बात एक ही, दोनों का सूत्र यही होता है सेम। और ये प्लस में ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो यही एक प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, यानी ग्लूकोज पौधे का भोजन बनता है और ऑक्सीजन जो होता है वायुमंडल में निकलती है, और ये क्रिया बहुत बड़ी जबरदस्त होती है। तो क्लियर, आगे देखते हैं। 73 नंबर प्रश्न आ चुका, व्हिच गैस इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है। गैस कौन सी निकलती है बेटा, अभी आपने देखा O2 गैस निकलती है। O2 यानी ऑक्सीजन गैस, यानी स्थिति क्या है, अमोनिया होती है, ठीक है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2 हाइड्रोजन गैस को कहते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका 74 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का क्या तात्पर्य है। लाभ अर्जित करना, बिल्कुल भी नहीं। लाभ अर्जित ना करना, ये भी नहीं। ना तो लाभ अर्जित करना, ना ही हानि उठाना, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्न नो प्रॉफिट बियर नो लेस, यानी कि आपका ना लाभ हो ना घाटा हो, ज्यादा लाभ भी ना ले और घाटा भी ना हो, ठीक है। एक समाज के कल्याण के लिए काम हो। अगला क्वेश्चन आ चुका है, जीवधारियों और उनके वातावरण के बीच अंतर अभिक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं। यानी स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड देयर एनवायरनमेंट इन कॉल्ड इज, जीवधारियों और उनके वातावरण के बीच अंतर अभिक्रिया के अध्ययन को हम पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर का पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी एक ऐसा विषय जिसमें हम जीवधारी और उनके वो जो वातावरण उनके बीच में क्या होता है, अभिक्रिया होती है, अंतर अभिक्रिया होती है, वो उसको प्रभावित करता है, जीवधारी वनस्पतियों को और वनस्पतियां जीवधारियों को प्रभावित करती हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 76 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, टू कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आर, परितंत्र के दो घटक कौन कौन से, एक होता है जीवीए, एक होता है अजैविक, यानी कि एक होता है आपका लिविंग और एक नॉन लिविंग। यानी जैविक घटक में जिसमें जीवन है, यानी कि पेड़ पौधे हो गए और आपके जीव जंतु हो गए। अजैविक घटकों में जैसे कि आपका जल, वायु, ये सब आपके अजैविक घटक होते हैं, तापमान वगैरह, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन, कैन बी चेक्ड बाई, बताएं, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को जनसंख्या वृद्धि के द्वारा बिल्कुल नहीं रोकेंगे, वनारोपण के द्वारा रोक सकते हैं, बिल्कुल फॉरेस्टेशन के द्वारा। अगर आप जंगल यानी पेड़ पौधे खूब लगाएंगे तो उससे आप मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, 78 नंबर प्रश्न आ चुका है, सोलर एनर्जी इज रिसीव्ड फ्रॉम, सौर ऊर्जा प्राप्त होती है चंद्रमा से नहीं, समुद्र से नहीं, पृथ्वी से नहीं, सूर्य से प्राप्त होती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य से सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। 79 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, एग्जांपल ऑफ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट इज। 79, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है वनस्पति। अजैविक मतलब क्या होता है, जिसमें जीवन ना हो उसको अजैविक घटक कहते हैं। वनस्पति जैविक घटक है जो कि इसमें जीवन होता है, जंतु भी जैविक घटक है। हवा जो होती है अजैविक घटक है, इसमें जीवन नहीं होता है, तो यही कैसी है, अजैविक घटक है, यानी इसमें जीवन नहीं है, ये नॉन लिविंग। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये मत कहिएगा कि हवा से ही सब कुछ सांस लेते तो ये अजैविक कैसे हुआ, है अजैविक होता है, सब हवा खुद में जीवन नहीं होता है, ठीक है, वो नॉन लिविंग थिंग्स है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 80 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया टू कीप इकोलॉजिकल बैलेंस शुड बी, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र होना चाहिए कम से कम 33% जंगल या वन क्षेत्र होना चाहिए। 33.3% जंगल होना बहुत जरूरी होता है किसी भी देश के लिए। उस देश की भूभाग पर 33 यानी कि मान लेते हैं कि अगर पूरा क्षेत्रफल आपका मान लेते 100 बीघा है तो 100 में से 33 बीघा पे जंगल होना चाहिए। 81 नंबर, व्हिच एग्रीकल्चर इज सिचुएबल विथ एनवायरमेंटल व्यू, यानी निम्न में से कौन सी कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त होती है। तो होती जो है कृषि में कीटनाशकों का प्रयोग या नहीं, उर्वरक कृषि नहीं, कार्बनिक कृषि, बिल्कुल ऑर्गेनिक फार्मिंग सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। 81 नंबर सी ए करेक्ट आंसर होगा, लेकिन ये महंगी होती है। अगला प्रश्न आ चुका है, 82 नंबर प्रश्न है, CO2 इज पोल्यूटेड बिकॉज इट, CO2 एक प्रदूषक है क्योंकि यह O2 के संयोग से बनता है।
तंत्रिकाओं को निष्क्रिय कर देता है। इनएक्टिव, बिल्कुल, CO2 एक प्रदूषक है जो क्या करता है, तंत्रिकाओं को निष्क्रिय कर देता है। इनएक्टिव नर्वस सिस्टम, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 83 नंबर प्रश्न आ चुका है। मेन सोर्सेस ऑफ पॉल्यूशन इन मेट्रो सिटीज, मेट्रो नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? रेडियो सक्रियता या ईंधन चलित वाहन? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फ्यूल ड्राइव जो है आपके जो व्हीकल्स होते हैं, यानी कि ईंधन चलित वाहन की वजह से मेट्रो नगरों में प्रदूषण प्रमुख स्रोत होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, डीडीटी इज, डीडीटी एक क्या है बेटा? एक कीटनाशक होती है और जो बड़ी खतरनाक होती है। ठीक है, डीडीटी, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, परितंत्र के अजैविक घटक निम्न में से कौन से हैं? अजैविक घटक पूछा जा रहा है। देखिए जो है आपका उपभोक्ता जो होता है, ये क्या होता है आपका अजैविक घटक निम्न से कौन सा जिसमें जीवन ना हो? खनिज चक्र में आपका हो सकता है उपभोक्ता। प्रश्न बड़ा जबरदस्त पूछा गया है, पारितंत्र के अजैविक घटक निम्न में से कौन कौन है? ऑप्शन ए ऊर्जा प्रवाह, ऑप्शन बी खनिज चक्रण, ऑप्शन सी उपभोक्ता और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। पारितंत्र में इतिहास कौन सा आपका अजैविक घटक? Which of the following is an abiotic components of ecosystem? Option A flow of energy, option B cycling of materials, option C consumers, option D all of these। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब देखिए इसमें कंज्यूमर्स उपभोक्ता जो होते हैं ये आपका जो है जीवित घटक होते हैं उपभोक्ता। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। अब साइकिलिंग ऑफ मटेरियल्स की अगर बात की जाए तो यानी कि बेसिकली बात की पदार्थों का चक्कर, तो इसमें आपका देखते हैं पदार्थों के चक्कर में उपभोक्ता भी आ जाता है, कंज्यूमर्स, मतलब ये सब जो है सभी आ जाते हैं। तो ये भी आपका खास करके इसमें भी आप देखते हैं वनस्पतियां आ जाएंगी, सब कुछ आ जाएगा। ऊर्जा का प्रवाह जो होता है यही बेटा फ्लो ऑफ एनर्जी, ये परितंत्र के अजैविक घटकों में से एक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 86 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न आपका आ चुका, पोषी स्तर बनता है। पोषी स्तर किससे बनता है? पोषी स्तर जो बनता है बेटा वो खाद्य श्रृंखला से जुड़े जीवों से बनता है। ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन फूड चेन, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 87 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, अ प्लांट इज ईटन बाई herbivore which is eaten by कार्निवोर मैक्स, यानी कि एक पादप को शाकाहारी खाते हैं और दूसरे जिन्हें मांसाहारी खाते हैं इनसे बनती है खाद्य श्रृंखला, एक फूड चेन बनती है। शाकाहारी को मांसाहारी खाता है, जो है शाकाहारी पादप को शाकाहारी खाते हैं, शाकाहारी को मांसाहारी खाते हैं, तो फूड चेन ही बनता है। 88 नंबर प्रश्न, परितंत्र का महत्व क्या होता है? ऊर्जा के प्रवाह में, खनिज चक्र में या दोनों में? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है, दोनों में होता है। परितंत्र का महत्व दोनों में होता है। साइकिलिंग ऑफ मटेरियल्स एंड फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी जो है ये अजैविक घटक में शामिल है, खनिज चक्र जो होता है जैविक घटकों में शामिल है, दोनों जरूरी होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 89 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, TRAFFIC एक ऐसा संगठन है जिसकी स्थापना कब की गई थी? फटाफट से आप बताने का प्रयास कीजिए, इसका फुल फॉर्म ही बताइए। TRAFFIC एक ऐसा संगठन है जिसकी स्थापना की गई थी कब? 1976, 1985, 1965, 1977। इसकी फुल फॉर्म भी बताएं, बताइए कौन कौन बताता देखें भाई। जिसकी आप ट्रैफिक भी कह सकते हैं, इसको ट्रैफिक भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ट्रैफिक कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका फुल फॉर्म है ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स, यानी कि स्थापना इसकी 1976 में मानी जाती है। 1976 में इसकी स्थापना हुई थी, मानी क्या जाती है 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो वन्य जीव और वनस्पतियों के व्यापार पर निगरानी रखता है। इसका उद्देश्य अवैध व्यापार को रोकना और जैव विविधता की रक्षा करना, जीव विविधता की रक्षा करना।
यह संगठन वन्यजीव संरक्षण और सतत उपयोग के लिए वैश्विक स्तर पर काम करता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 1976 इज राइट आंसर, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका चुका 90 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, विच हैज मैक्सिमम पॉपुलेशन, निम्न में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? चंडीगढ़ की, दिल्ली की, पांडिचेरी, लक्षद्वीप। करेक्ट आंसर क्या होगा? दिल्ली। ये सब क्या है? ये सारे के सारे कौन से शहर दिए गए? ये सब केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत के, और इनमें से दिल्ली में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। 91 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, व्हिच वन इज नॉट मेन रीजन फॉर पॉपुलेशन इंक्रीज, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है? गर्म जलवायु है, गरीबी हो सकती है, अशिक्षा भी हो सकती है। अच्छी चिकित्सा सुविधा जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है, बाकी आपका अशिक्षा से भी जनसंख्या बढ़ती है, गरीबी से भी बढ़ती है, और जलवायु गर्म जलवायु होने से भी बढ़ती है। आगे देखेंगे 92 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, या पर्यावरण संरक्षण का उत्तरदायित्व है सरकार का, शिक्षण संस्थाओं का, या जनता का? सभी का उत्तरदायित्व है, पर्यावरण की रक्षा की जाए, पर्यावरण की सुरक्षा की जाए। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका 93 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न आपका 93 नंबर क्या आ चुका है भैया? 93 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा साइबर क्राइम आर डन थ्रू, यानी कि साइबर अपराध किए जाते हैं हथियारों से नहीं, इंटरनेट के द्वारा। बिल्कुल, इंटरनेट के द्वारा ये किए जाते हैं अपराध, साइबर अपराध। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, 94, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटिंक्ट स्पीसीज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी विलुप्त प्रजाति है इनमें से? देखिए, जो इनमें से रेड पांडा है, ये बेसिकली जो है इस समय कम ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये सब प्रजातियां विलुप्त प्रजाति, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा लाल पांडा ही है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ईएमएस स्टैंड फॉर, ईएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, या ईएमएस का अर्थ क्या होता है? ईएमएस का मतलब क्या होता है? पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली कहते हैं अंग्रेजी में, इसको इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। ईएमएस को इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से जानते हैं। 95 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जिन बच्चों ने ए लगा दिया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मजा आ रहा है वीडियो में तो प्लीज भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो में दे रहा हूँ। अगला प्रश्न, यू शुड कंट्रीब्यूट इन पॉल्यूशन कंट्रोल बाई, आप प्रदूषण नियंत्रण में योगदान दे सकते हैं किसके द्वारा? साइकिल का प्रयोग करके, बिल्कुल। ईंधन चलित वाहन का उपयोग न्यूनतम करके, बिल्कुल कर सकते हैं। पौधा रोपण करके, यानी कि आप पौधा लगा करके आप प्रदूषण को कम कर सकते हैं। ईंधन चलित वाहन का उपयोग करके भी कम कर सकते हैं, और साइकिल का प्रयोग करके भी कम कर सकते हैं। ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर के सभी। 97 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है आपका, स्कैर्ड ग्रेप्स आर यूजफुल इन, यानी कि पवित्र उपवन उपयोगी होते हैं मिट्टी कटान रोकने में, पर्यावरण जागरूकता पैदा करने में, या दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण में, या नदियों में पानी के साल भर प्रवाह में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन, दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए बेसिकली पवित्र उपवन के लिए जरूरी होता है, जिसमें ऐसे प्रजातियों को रखा जाता है जिनका जो खत्म होने के कगार पर है, उनके संरक्षण के लिए ये पवित्र उपवन की व्यवस्था की गई। 98 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यदि कोई आपको उत्कोच यानी घूस देने के लिए कह रहा है तो आप क्या करेंगे? एक्सेप्ट इट, स्वीकार कर लेंगे, या अस्वीकार कर देंगे, रिफ्यूज इट, एक्सेप्ट 50% ऑफ इट, यानी 50% स्वीकार कर लेंगे, या 50% अस्वीकार कर देंगे? बताएं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपको कोई रिश्वत देता है बढ़िया मोटी रकम, तो आप ले लेंगे कि फिर उसका मना करेंगे? तो आपका जो सामाजिक उत्तरदायित्व तो कहता है, वो क्या कहता है? स्वीकार नहीं करेंगे, यानी कि अस्वीकार कर देंगे, रिफ्यूज इट यानी मना कर देंगे। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रिश्वत नहीं लेना हमको। ठीक है, ये आपका उत्तरदायित्व। 99 नंबर क्वेश्चन आपके, आप यही तो भारत की विडंबना ये है कि 50-60 हजार रुपया सैलरी पाने वाला, 1 लाख सैलरी पाने वाला व्यक्ति जब 4,000 या 5,000 के या 500 रुपए दिहाड़ी करने वाले जो मजदूर होता है उससे जब वो लेता है 2-3 हजार रुपए, क्या लेता है, क्या नाम है वो? 50-60-20 मतलब कि उससे ऊपर पाता है। उसकी किसी भी सरकारी सर्विस की सैलरी 50,000 से नीचे नहीं, सभी की 50,000 से ऊपर सैलरी आती है। और 50,000 रुपए की सैलरी पा करके वह व्यक्ति जब रिश्वत लेता है, किससे? जो व्यक्ति 500 रुपए दिहाड़ी पर काम करता है, ठीक है, उससे जो है वो रिश्वत मांगते हुए शर्माता नहीं है। उसको तनिक भी उसको फीलिंग नहीं आती कि हम गलत कर रहे हैं या ऐसे हमको नहीं करना चाहिए। ठीक है,
तो वो चीज ये विडंबना है भाई। एक अच्छे भारतीय नागरिक के रूप में हमें क्या करना चाहिए, एज अ गुड इंडियन सिटीजन वी शुड, हमको भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए, ठीक है, भ्रष्टाचार का भाग नहीं बनना चाहिए, भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका 100 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया। प्रश्न, यदि कोई आपका वैध कार्य करने के लिए घूस मांग रहा है तो आप क्या करेंगे? घूस दे देंगे? वैध यानी कोई आपका कार्य करने के लिए, आपका वैध कार्य, कानूनी कार्य है, बढ़िया कार्य है और उसको करने के लिए आपसे पैसा मांग रहा है, तो आप घूस दे देंगे? बिल्कुल नहीं। घूस देने से मना कर देंगे? भी नहीं। उच्च अधिकारी से शिकायत करेंगे? बिल्कुल, उच्च अधिकारी से आप उसके शिकायत कर सकते हैं कि ये भैया घूस मांग रहा है हमसे, ठीक है, कंप्लेंट टू हायर ऑफिसर, ठीक है, या घूस दे देंगे और कार्य पूरा होने के बाद में शिकायत करेंगे। घूस देना भी आप अपने आप में एक अपराध है, तो घूस नहीं देंगे, आप डायरेक्ट उच्च अधिकारी से शिकायत करेंगे, आपका काम होगा जरूर अगर सिस्टम सही रहा तो, ठीक है। और बाकी ऊपर वो मामला गड़बड़ाना है तो मामला चौपटे समझो, ठीक है। बहरहाल चीजें क्लियर हुई आपकी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का स्वागत था आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका न्यू चैनल है बेटा, ये बात आप ध्यान रखें। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। आपका लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। 1 घंटे की क्लास में आपने 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा, जो कि इसमें मैंने विस्तार से आपको समझाया भी है, बताया भी है, तो कहीं पर आपको भटकना नहीं पड़ेगा, सब कुछ आपको मिलेगा। तो ये पहला लेक्चर था। ऐसे ही आप अगर चाहते हैं और भी लेक्चर्स आपको मिलता रहे, 4-5 प्रैक्टिस सेट आपके लिए मैं ला दूंगा, ठीक है, तो परेशान नहीं होना आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।